हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का वो लास्ट पोर्शन करेंगे। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा रहे थे वो अभिक्रिया के प्रकार में एक दो अभिक्रिया के प्रकार बचे हुए हैं, उसको आज हमारा टारगेट होगा उस अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर देंगे। और अभिक्रिया से संबंधित जो सवाल प्रश्न आते हैं परीक्षा में उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आइए चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज क्लास में हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत सारे अभिक्रिया के प्रकार देखे थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वैसे हम ओवरऑल इसका रिकैप एक बार कर लेंगे, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, संश्लेषण उसी को बोला जाता है, ठीक है। और आपका हो गया यहाँ प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गया अपघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये सारे के सारे अभिक्रिया के प्रकार हम लोग देख चुके थे। आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे, जिसको हम उपचयन या अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आज क्लास में हम उपचयन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखो, आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया, है ना। या हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसको बोला जाएगा इंग्लिश में क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात होगी, ये होता है। तो उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, कह सकते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पहले जान लो कि क्या होता है। उसके बाद फिर होता है अवकरण अभिक्रिया, दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो, उपचयन, ऑक्सीकरण। अच्छा, इस वर्ड से समझ में आया, ऑक्सीकरण का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीकरण का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया वर्ड आया ऑक्सीजन। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन से संबंधित एक समीकरण होगा, कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन से संबंधित। तो ऑक्सीकरण उपचयन उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिस अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ, याद रखिएगा, कोई पदार्थ या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह पदार्थ ठीक है, वह पदार्थ, पहला पॉइंट, जिसमें ऑक्सीजन का योग या हम कह सकते हैं संयोजन होगा। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का संयोजन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन, वैसे इसका जितना भी थ्योरी पोर्शन है मैंने एक आपको टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया गया है, और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा या जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, कह सकते हैं वियोग होगा। चूँकि एनसीईआरटी की जो भाषा है ना, उस भाषा को ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, चूँकि योग और वियोग वर्ड यूज़ किया गया एनसीईआरटी में, ठीक है। और उसी आधार पे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा योग वियोग ये सब वर्ड है। तो जिससे हाइड्रोजन का वियोग होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ट्रांसफर होगा। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया गया है।
अगर किसी पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाएगा तो उस पदार्थ को हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ेगा और उस पदार्थ से या तो हाइड्रोजन निकलेगा या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ट्रांसफर होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अंतिम कक्षा से, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जिस पदार्थ में ऐसा होता है जनरली एक अभिक्रिया जो बनती है वो अभिक्रिया कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। बहुत सारी अभिक्रिया जैसे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो पहले अभिक्रिया तुम देखो, पहला अभिक्रिया आप देखो कि क्या लिखा हुआ है कि जिस पदार्थ में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे भी हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे देखो यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाया गया तो बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन का दहन ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में किया गया तो बन गया एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, गैस। दूसरा पॉइंट देखो कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब CO को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वो भी पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है ना। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन उपचयित होकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होकर, उपचयन मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होकर बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे देखो बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इन दोनों अभिक्रिया में कार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, मतलब है कि इन अभिक्रिया में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, देख सकते हो कि दोनों का उपचयन। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, पूर्णतः एक नया पदार्थ बन गया, ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो गया। तो कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। कुछ और एग्जांपल देखो कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब जिस किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो भी ऑक्सीकरण में ही आएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे ही जिंक को अगर हम डालते हैं कोई भी अम्ल में, किसी भी प्रकार के अम्ल में, जनरली क्या होता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है ना। किसी भी धातु पर अम्ल गिरा तो चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल, किसी भी प्रकार का अम्ल होगा, उस अम्ल पे यदि किसी धातु को अभिक्रिया कराते हैं या अम्ल के विलयन में धातु को डाल देते हैं तो उस विलयन से बुलबुले जैसा एक गैस निकलेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देख सकते हो कि किस तरह से अभिक्रिया हो रही है कि जिंक ने HCl को अभिक्रिया कराया और क्या हुआ कि जिंक HCl से क्या हो गया, जिंक क्लोराइड बन गया। HCl से अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोरीन से मिलकर बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर एक गैस निकल जाएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इवापोरेशन होगा, मतलब निकल जाएगा, निष्कासन होगा। बहुत सारे शब्दों से हम कह सकते हैं कि एक जिंक के जस्ते के प्लेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया जाए तो जिंक क्लोराइड गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में देख सकते हो आप कि एक जिंक एक पदार्थ है जिसने HCl से अभिक्रिया किया, एक Cl भी दूसरी पदार्थ है। तो इस पदार्थ में देख सकते हो कि इस पदार्थ में से क्या निकल गया, देखो इस पदार्थ में से क्या होगा, HCl में से बन गया क्या, ZnCl2। मतलब है कि ये पदार्थ से हाइड्रोजन निकल गया, पूर्णतः निकल गया, हाइड्रोजन अलग क्लोरीन अलग। यहाँ क्लोरीन पूरे, इसका क्लोरीन पूरा अलग हो गया, इसका हाइड्रोजन पूरी तरह से अलग हो गया। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक जनरली कहते हैं, और उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, उपचयन। ठीक है,
उपचयन अभिक्रिया, मतलब है कि HCl का उपचयन होकर ZnCl2 बना है। यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है? इस अभिक्रिया में HCl का उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है? HCl उपचयित हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि HCl क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग वाला एक अभिक्रिया होगा। जैसे देखो, फोर्थ में हमने ले लिया एक धातु। कोई भी धातु क्या होता है? अपने अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसके पास लास्ट सेल में क्या होता है? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1, 2 या 3 होते हैं, अर्थात 4 से कम होते हैं। तो कोई भी धातु अगर अधातु से अभिक्रिया करेगा, मतलब एक सहसंयोग, मतलब एक आयनिक बंधन बनेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो धातु अपने अंतिम कक्षा से अधातु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, त्याग कर देगा। मतलब जितने भी धातु होते हैं, हमने मान लिया सोडियम, ऑब्वियसली सोडियम की परमाणु संख्या 11, इसके अंतिम कक्षा में 2, 8, 1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 1। अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए वो क्या कह सकते हैं कि सोडियम का जो निकटतम अक्रिय गैस होता है वो नियॉन होता है, जिसकी परमाणु संख्या 10। तो सोडियम अपने निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब प्राप्त कर लेगा कब? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस। जब कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, उस पर प्लस आयन आएगा, धन आवेशित हो जाता है, वो परमाणु धन आवेशित हो जाता है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग किया है तो 1 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। देख सकते हो कि यहाँ से सोडियम, ऑब्वियसली यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? सोडियम का उपचयित होकर Na+ बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह सकते हैं क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। केवल इसमें एक ही गुण नहीं होता है कि वह अभिक्रिया, मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, केवल इसमें नहीं होगा, बल्कि तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है कि देखना है कि किसी अभिक्रिया में क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ रहा है, या कोई ऐसा पदार्थ है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है, या कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे सामने में ये 4 अभिक्रिया है, जिसमें से 2 अभिक्रिया में क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है, तो जनरली क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। यहाँ से इस पदार्थ में देखोगे कि HCl में से हाइड्रोजन निकल गया तो उपचयन अभी भी हो गया। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया तो सोडियम का उपचयन हो गया। इस तरह से उपचयन का उदाहरण देके समझा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा, बन गया H2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं, जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला एक पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या हुआ बताओ? इस पदार्थ में हाइड्रोजन से हो गया H2O, मतलब है कि हाइड्रोजन जहाँ अकेला था वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन आ गया। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आके मिल जाना, उस पदार्थ का यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। किसका? हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। समझ में आ गया बात? चलो अगला अभिक्रिया देखो, अवकरण, जिसको हम कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया, है ना? अपचयन अभिक्रिया, या यूँ कह सकते हैं इसको रिडॉक्स अभिक्रिया, ये नहीं रिडक्शन, है ना? इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। इसका ठीक उल्टा होगा, ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होगा कि जिस पदार्थ पे, जैसे हम शॉर्ट में लिखा देता हूँ मैं आपको, कि वह पदार्थ, पहला पॉइंट जिसमें ऑक्सीजन का, है ना, कह सकते हैं कि उपचयन में क्या था? उपचयन में उस था कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का मिल जाना। इसमें क्या होगा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का त्याग होना, ये कह सकते हैं निष्कासन होना। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, मतलब वियोग होगा। दूसरा, ऑक्सीकरण में क्या था? उपचयन में क्या था कि हाइड्रोजन का वियोग होगा, निष्कासन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोजन होगा, मिलेगा, या कह सकते हैं योग होगा। तीसरा पॉइंट, वहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गठन होगा। इस 3 पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, है ना? बेसिकली 3 पॉइंट को ध्यान रखना, उसी आधार पे आप परिभाषा इसके बारे में अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो। उपचयन में क्या था कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना,
ऑक्सीजन का त्याग हो जाना। लेकिन अवकरण उसका ठीक उल्टा होगा, जहाँ वहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, वहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। कुछ एग्जाम्पल देकर समझ लो। जैसे बहुत सारी अभिक्रिया ऐसे हैं कि जहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, कॉपर को या गैस क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से भी किए, चूँकि गैसीय अवस्था में होगा ये, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में होगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड को गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉपर अलग हो जाएगा और जल बन जाएगा लिक्विड स्टेट में, है ना, पानी बन जाएगा लिक्विड। तो इस अभिक्रिया में देखोगे कि ये पदार्थ ऐसा पदार्थ है क्यूप्रिक ऑक्साइड कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से देख सकते हो कि कॉपर और ऑक्सीजन उसके प्रतिफल में देखना है, उत्पाद में देखना है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर अलग हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन किसी और पदार्थ में जाकर मिल गया, मतलब हाइड्रोजन में जाकर मिल गया। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से बन गया क्या, आपका कॉपर बन गया। मतलब कि जिस पदार्थ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकल जाएगा तो उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया किस में आ जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन जो हो रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस से मिला देते हैं। ये अभिक्रिया तब होगी जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होगी। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में मिलकर बन जाएगा CHCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दो पदार्थ है। यहाँ पर दोनों पदार्थ में क्या है देखा गया कि उसके प्रतिफल में बन गया है HCl, मतलब एक क्लोरीन अकेला था अब बन गया HCl। जहाँ क्लोरीन अकेला एक परमाणु था, गैस के रूप में था, अब उत्पाद में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर HCl अकेला नहीं बल्कि वो HCl है, मतलब कि इस क्लोरीन में हाइड्रोजन भी मिला हुआ है। तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब क्लोरीन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्लोरीन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किस में आएगा, उपचयन अभिक्रिया में आएगा, मतलब अवकरण अभिक्रिया में। हाँ नहीं सॉरी, उपचयन कहते हैं इसको, अपचयन कहते हैं। ये अभिक्रिया आ जाएगा अपचयन अभिक्रिया, मतलब क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कोई ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, है ना, क्या कर सकता है, गेन करेगा, ग्रहण करेगा। अब जैसे देखोगे जितना भी धातु होता है, जितने भी धातु परमाणु होते हैं वो क्या होता है, अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जो अधातु के परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा अंतिम कक्षा में। क्योंकि अधातु के पास क्या होता है कि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, उसके पास इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की, गेन करने की कैपेसिटी होती है। जितने भी धातु है, लाइक हम क्लोरीन को मान लेते हैं, क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है, ठीक है, 17 2 8 7 क्या होगा, क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 2 8 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्रहण करेगा तो बन जाएगा Cl-। जब कोई परमाणु अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 जितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो परमाणु ऋण आवेशित बन जाता है, मतलब इसका ये जो बन जाएगा पूरी तरह से अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, क्लोरीन माइनस बना दिया, Cl- बन गया। तो यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन होगा, कोई पदार्थ ऑक्सीजन से मिलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, वहाँ उपचयन होता है। किसी अभिक्रिया में जब कोई हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो वो होगा अपचयन अभिक्रिया। लेकिन अभिक्रिया का नाम है उपचयन या अपचयन, ठीक है। लेकिन जो पदार्थ उपचयित होता है, जो पदार्थ का उपचयन होता है उस पदार्थ को हम कह सकते हैं उपचयित, उपचयित होना। एक होता है अपचयित होना, ठीक है। तो अपचयन और उपचयन किस में होता है, देखो आप देख सकते हो तीनों एग्जाम्पल में क्यूप्रिक ऑक्साइड अपचयन होकर कॉपर बना दिया। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, मतलब अपचयित हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन गैस अपचयित हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु अपचयित हो रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। अब एक कॉमन एग्जांपल होगा जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होगा। मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन, है ना। रिडॉक्स का अर्थ यहाँ पे RE स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, RED, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब अपचयन और उपचयन दोनों मिलकर हो गया क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन साथ साथ होने वाली अभिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। चलो हम लोग देखते हैं कि साथ साथ होने वाली अभिक्रिया, साथ साथ होने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। कह सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। कि वो कौन सी अभिक्रिया जो साथ साथ होगी, एक साथ, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा। मतलब है कि उसमें पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ेगा भी निकलेगा भी, कोई ऐसा होगा अभिक्रिया। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, या ऐसा भी होगा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। या ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि किसी पदार्थ से मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एग्जाम्पल में देखो, अब समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, रिडॉक्स अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल। इससे पहले जो हम लोग सेपरेट कर रहे थे, मतलब है कि ऑक्सीकरण को अलग अभिक्रिया लिए थे और अवकरण का अभिक्रिया अलग लिए थे। अब जो हम अभिक्रिया लेते हैं, वैसे अभी रिडक्शन का अभिक्रिया देखे थे। किप्रिक ऑक्साइड को हमने अभिक्रिया कराया था, याद करो, हाइड्रोजन गैस से करवाए थे। ठीक है, किप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O जल बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया में नोट करो, ऑब्जर्व करो कि क्या बात सामने आई कि किप्रिक ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जो इसमें से क्या निकला? कॉपर बना। तो किप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बना, मतलब ये होगा कि इस अभिक्रिया से, इस पदार्थ से ऑक्सीजन पूरी तरह बाहर निकल गया। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होना, है ना, मिलने का अर्थ हुआ कि उपचयन, निष्कासन होने का अर्थ क्या हुआ? अपचयन। मतलब है कि किप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि किप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, इस पदार्थ में हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है कि जो अकेला था अभी, उसके बाद क्या बन गया? H2O बन गया, जल बन गया, है ना। तो इस पदार्थ में आप देखोगे कि H से लेके H2O बनने का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन जहाँ अकेला था वहाँ ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का मिलना वो क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा आपका? उपचयन अभिक्रिया। मतलब कि जो अभिक्रिया साथ साथ होगा, साथ साथ होने का अर्थ होगा कि उपचयन भी होगा, अपचयन भी हो गया, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्लोरीन गैस को अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से। क्लोरीन गैस को हमने हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराया। ठीक है, तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? इसका प्रतिफल का क्या बनेगा? किसमें इसमें देखना है कि कौन पदार्थ उपचयन हो रहा है, कौन पदार्थ अपचयन हो रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो कि क्लोरीन की अभिक्रिया हमने करवाई कि किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। कराने के बाद ये क्लोरीन, बल्कि वो अकेला था, अब अभिक्रिया होने के बाद बन जाएगा HCl और सल्फर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से सल्फर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में अब नोट करो कि क्या क्या हो रहा है। मतलब क्लोरीन जो यहाँ अकेला पदार्थ था, अब यहाँ से क्या हो गया? HCl बन गया। क्लोरीन से HCl बना, मतलब है कि क्लोरीन में क्या मिलने पे HCl बना? यहाँ क्लोरीन अकेला था, यहाँ भी अकेला नहीं है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है। तो याद करो कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का मिलना, मतलब संयोजन होना, उसमें क्या होता है कि उसको बोलते हैं अपचयन होना। क्या होता है? अपचयन। हाइड्रोजन मिलने का अर्थ क्या हुआ? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस का अपचयन हो रहा है। अब देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा पदार्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पदार्थ में से, है ना, हाइड्रोजन निकल कर सल्फर अकेला हो गया। हाइड्रोजन निकल कर सल्फर अकेला हो गया। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकल जाना, निष्कासन हो जाना, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकलने का अर्थ क्या हो गया? उपचयन। तो इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल है जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा।
अब वहाँ से आप सीख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में क्या होता है कि दैनिक जीवन में जनरली बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं कि उसमें हम अभिक्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, या खुद ब खुद नेचुरली अभिक्रिया होता ही रहता है ऑक्सीजन के साथ। मतलब ये है कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का अभिक्रिया होगा तो वो उपचयन कहलाएगा। तो दैनिक जीवन में ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? ऑक्सीकरण का होता है, मतलब उपचयन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है। वो देखेंगे कौन कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जहाँ पर उपचयन ज़्यादा होगा। चलो देखो, तो हम लोग दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। दैनिक जीवन में उपचयन मतलब ऑक्सीकरण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है। जनरली ये अभिक्रियाएं ज़्यादा होती रहती है। फर्स्ट में आप देख सकते हो दहन, दहन का कंबसन का होना है ना। तो दैनिक जीवन में दहन मतलब कंबसन का होना। तो कंबसन का होना एक तरह का क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई होगा, मतलब उपचयन होगा। दहन में क्या होता है कि कोई पदार्थ उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोई पदार्थ को जलने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन चाहिए। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो उसमें और प्रकाश देगा, एक नया प्रतिफल बनाएगा। तो उस अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं दहन। मतलब उस जलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पे हम कहेंगे दहन। जैसे आप देख सकते हो कि मीथेन गैस को हम जलाते हैं ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन के रूप में होता है मीथेन गैस। ऑक्सीजन में जलाने पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन जलवाष्प बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नया प्रतिफल बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो कह सकते हैं कि दहन एक प्रकार का क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। और भी है पदार्थ जिसमें दहन, अब हम कोयले का दहन करते हैं, क्योंकि कोयला एक कार्बन का अपरूप होता है। तो कोयले में कार्बन मिले होते हैं, तो वो कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करेगा। हम इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मिलकर एक नया प्रतिफल बनाएगा जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा, तो वो बनेगा क्या, उपचयन अभिक्रिया, है ना। तो कोयले का दहन, मीथेन गैस का दहन, या किसी सल्फर का दहन, किसी पदार्थ का दहन जो होगा ऑब्वियसली ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। इसका मतलब है कि वो पदार्थ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है, जल रहा है, मतलब ऑक्सीजन से उपचयित हो रहा है, ठीक है। ये पहला उदाहरण हो गया। सेकंड, पहला प्रभाव दहन होता है। सेकंड हम कह सकते हैं, सेकंड में ले लो संक्षारण, है ना। संक्षारण भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उपचयन का उदाहरण होगा, है ना, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब संक्षारण में क्या होता है कि कोई पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन या जलवाष्प की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक कह सकते हैं, यहाँ पर देखो संक्षारण, कोरोजन लिखा हुआ है। संक्षारण एक प्रक्रिया होती है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या जलवाष्प की उपस्थिति में मिलकर, संक्षारण, यहाँ पे एक नया वर्ड आया संक्षारण। संक्षारण का अर्थ क्या होता है? संक्षारण का अर्थ होता है जनरली खराब हो जाना, है ना, मतलब खत्म हो जाना। जनरली संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है वो धातु में होता है। धातु की सतह बहुत सारी धातु ऐसी होती है कि जिसकी सतह संक्षारित हो जाती है। अब कोई धातु ऐसा होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है ना, या मीडियम क्लास का एक क्रियाशील धातु होगा, मध्य क्रियाशील धातु होगा। वो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या कह सकते हैं जलवाष्प की उपस्थिति में, मतलब है कि उस धातु को खुले हवा में छोड़ दी जाए तो उस ऑक्सीजन की वजह से उसकी सतह नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद, लंबे समय के बाद उसकी सतह क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मतलब है कि वो धातु धीरे धीरे हवा की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है, संक्षारित हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, संक्षारण का अर्थ हुआ कि खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, धातु की सतह का क्षय हो जाना। जैसे आयरन को अभिक्रिया करवाया गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो यहाँ पे लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर के क्या बन जाएगा, Fe2O3 इंटू
XH2O, यहाँ पे एक जंग लगना का निर्माण हो जाएगा, एक जंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि लोहा ऑक्सीजन की वजह से उपचयित हो रहा है, अब बन गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है। तो यहाँ पे लोहा का उपचयन हो रहा है, ठीक है। लोहा का उपचयन मतलब है कि धातु जो लोहा है वो उसकी सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो जंग होगा वो कैसा रंग का होगा, लाल भूरे रंग का होगा। यदि जंग लगता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सतह धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना। अलग अलग धातु में जो क्षय होने की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से उसकी सतह जल्दी क्षय हो जाती है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कम क्रियाशील होता है, उसकी सतह बहुत समय के बाद क्षय होती है। जैसे लोहा की बात करेंगे तो लोहा जल्दी से क्षय होगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर में लोहा पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखो कि लोहा पे जो जंग लगता है लाल भूरे रंग का, वो किस वजह से, ऑक्सीजन या जलवाष्प की वजह से। तो यहाँ पे लोहा का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना। तो एक तरह का दैनिक जीवन में ये हो गया। तो अब क्या करते हैं कि संक्षारण अगर पदार्थ हो गया तो उसको होना कोई रोक नहीं सकता है। रोकने का एक ही उपाय है, मतलब इसको प्राकृतिक रूप से हम उसे रोक नहीं पाते, नेचुरली नहीं रोक सकते हैं। तो संक्षारण को बचाना है हमें, तो उसके लिए बहुत सारा उपाय होता है। धातु की सतह पे लेप चढ़ा देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, मतलब अस्तर चढ़ा देते हैं, उस पर ग्रीस लगा देते हैं, या ऑयल तेल लगा देते हैं, या कह सकते हैं कि धातु को मिश्र धातु में बदल देते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं, एनोडीकरण, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती जो हम लोग बल्कि 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, संक्षारण क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली ये समझना है कि संक्षारण का मतलब है कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसकी सतह नष्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन हो गया। धातु यहाँ पे धातु लोहा क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है। कुछ और भी पदार्थ है ना, कुछ और भी उपचयन का प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखो उपचयन का प्रभाव पड़ेगा भोजन पर, खाने पर। भोजन पे क्या होता है कि भोजन पे जब ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ेगा ना, तो वो भोजन हो जाएगा जनरली बासी, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि भोजन बनाते हैं, लंबे समय तक उसी खाना को भोजन को छोड़ देते हैं, तो उस भोजन में क्या होती है कि गंध आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न बताऊँगा क्यों होता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं विकृत गंधिता, है ना, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता का अर्थ हो गया बासी भोजन, भोजन का बासी होना, है ना, खराब हो जाना। अब जनरली भोजन जो बनता है उसमें या तो तेल होते हैं या वसा होते हैं, है ना। अब बहुत सारे भोजन को तेल से बनाते हैं, वसा से बनाते हैं। तो एक भोजन जिसमें मतलब तेल और वसा दोनों का प्रभाव रहता है, वो भोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, खुले हवा में लंबे समय तक छोड़ देते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भोजन बनाते हैं तो फ्रेश खाना उसी वक्त खाते हैं, तो जनरली ऑक्सीजन का जो प्रभाव उस टाइम पे कम होता है ना, बहुत कम होता है। लेकिन उसी भोजन को लंबे टाइम तक के लिए खुले हवा में छोड़ दी जाए, तब क्या किया जाता है कि वो भोजन में जो तेल या वसा होगा वो ऑक्सीजन से उपचयित हो जाएगा, तेल या वसा ऑक्सीजन से उपचयित हो जाएगा और उस भोजन में गंध आना शुरू हो जाएगी, स्मेल आना शुरू होगा। भोजन में गंध आता है तो तेल या वसा का उपचयन होने की वजह से, ठीक है, तभी गंध आती है। तो उस टाइम पे जो भोजन में जब गंध आएगा तो उस भोजन को क्या बोलेंगे, बासी होना, या हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं विकृत गंधिता, है ना। भोजन को खुले हवा में लंबे समय के लिए छोड़ दी जाए, लंबे समय का अर्थ हुआ 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा छोड़ दी जाए खुले हवा में, तो उस भोजन में गंध आ जाती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, विकृत गंधिता होता है, ठीक है। रेंसिडिटी होता है भोजन का बासी हो जाना। अब भोजन बासी होता है तो ऑक्सीजन के प्रभाव की वजह से तेल या वसा पर पड़ता है, तो ऑक्सीजन का प्रभाव तेल या वसा पर पड़ता है। तब ना ऐसा किया जाता है कि चिप्स की थैली में क्या करते हैं, चिप्स की थैली में जो चिप्स लगे होते हैं, चिप्स रखे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे मतलब पदार्थ खाने वाले होते हैं, खाद्य पदार्थ, जिसके अंदर में से क्या करते हैं कि उस थैली के अंदर में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके अंदर में एक ऐसी गैस भर दी जाती है जो अक्रिय होता है, या तो नीलियम मतलब नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सब गैस भर दी जाती है ना, अक्रिय गैस, ताकि उस पर चिप्स का मतलब उस खाद्य पदार्थ पर इस गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिप्स की थैली में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकाल कर हीलियम या हम कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, है ना।
चिप्स की थैली में हम कौन सी गैस भर देते हैं जनरली? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। यदि ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उसके अंदर जो खाने वाला पदार्थ है, मतलब चिप्स जो है, वो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, मतलब वो मुलायम होना शुरू हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, है ना, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब होगा कि वहाँ पे भोजन गंध, वो भोजन बासी होगा, मतलब उस टाइप का जो खाद्य पदार्थ होगा वो धीरे धीरे मॉइस्चर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से वो उसमें नमी आ जाएगी, वो भोजन हो जाएगा डिस्ट्रॉयड, खराब हो जाएगा। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को हम भर देते हैं। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस को? क्योंकि नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को क्यों निकालते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है कि खाद्य पदार्थ से, मतलब इसके अंदर जो चिप्स पड़े होते हैं उस चिप्स से या किसी पदार्थ से, बिस्किट के पैकेट के अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होगा, वो बिस्किट का जो पैकेट होगा या चिप्स की थैली में जो चिप्स होगा वो ऑक्सीजन की मदद से क्या होगा, ऑक्सीजन की मदद से वो मुलायम हो जाएगा, मॉइस्चर, मतलब उस तरह का भोजन क्या होगा, बासी हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस चिप्स की थैली से हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, ताकि उस भोजन पे ऑक्सीजन का प्रभाव ना पड़े। अगर प्रभाव पड़ेगा तो नाइट्रोजन का जो अभिक्रिया करता भी नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि विकिरण गंधिता से बचाने का क्या क्या उपाय है? बचाव के उपाय बताना है, मतलब ये होगा कि भोजन को बासी होने से बचाने का क्या क्या उपाय होगा। मतलब ये कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को निकाल दिया गया तो यहाँ एक उपाय है कि नाइट्रोजन को डाल दो, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन बचाव के उपाय है, जो भोजन बासी हो रहा, या तो एक काम करो, उसके अंदर में भोजन को ऐसे बर्तन में रखो जो बर्तन वायुरुद्ध हो, है ना। वायुरुद्ध बर्तन के अंदर में एक ऐसा बर्तन जिसमें हवा पूरी तरह से इंटर ना कर पाए, हवा पर पहुंच नहीं पाए। यदि वायु इंटर कर गया उस बर्तन के अंदर में तो फिर से अपचयन होना शुरू हो जाएगा। तो बचाव के उपाय है कि भोजन को ऐसे बर्तन में हम रखें ताकि उसमें हवा पहुंच नहीं पाए, मतलब वायुरुद्ध बर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भोजन को हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, है ना। सबके घर में आजकल रेफ्रिजरेटर आ रहा है, मतलब फ्रीज में रख देते हैं, भोजन को फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठोस रूप में होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लंबे टाइम के लिए आप फ्रीज में रख दो भोजन को तो बासी जनरली नहीं होगा। हाँ, वो कि उसमें जब ताज़ापन होता है तो भोजन का वो ताज़ापन खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, बचाव के उपाय में एक और उपाय है कि उस भोजन पे एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट एक केमिकल होता है, उसको मिला देते हैं। मतलब कह सकते हैं ना कि जब बीमारी होती है वो बायोटिक होती है ना, किसी बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव की वजह से बीमारी होती है, तो उस बीमारी को ख़त्म करना तो हम लोग एंटीबायोटिक, मतलब उसका उल्टा एंटीबायोटिक दवा खाते हैं। तो ऑक्सीजन की वजह से उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एंटी ऑक्सीकरण वाला पदार्थ मिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे उस भोजन में। तो इसका मतलब है कि वो भोजन से ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, मतलब भोजन उस टाइम पे बासी नहीं होगा। तो ये ओवरऑल ये था आपका क्या, दैनिक जीवन में मतलब उपचयन का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ। एक तो संचारण में होता है, एक तो भोजन का बासी हो जाना होता है, एक क्या होता है दहन होती है। दहन की प्रक्रिया में भी क्या होती है कि वो उपचयन का ही अप्रभाव पड़ेगा।